वंदे मातरम। आज हम खास मुलाकात में आपके सामने एक खास व्यक्ति को, एक खास हस्ती को लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, बड़े लोकप्रिय हैं और उत्तराखंड में बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं वहाँ के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। जी हाँ, बड़े चहेते हैं लोगों के और बड़े अच्छे ढंग से जो कार्य वो कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि उनका जो विभाग है कृषि, एक बार उन्होंने हमारे साथ ये बोला था कि अगर क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी पकड़ा दी जाए तो कैसा होगा। तो आज हम जानेंगे कि कृषि में उन्होंने क्या क्या किया और उत्तराखंड कृषि में कितना आगे जा रहा है। जी सुबोध उनियाल जी, मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सुबोध जी, जिस तरह कृषि की बात होती है, उत्तराखंड कृषि के क्षेत्र में अब बहुत अच्छा कर रहा है और बड़े अवार्ड भी उसे मिले हैं। तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है आपको क्या लगती है, और अभी आने वाले समय की, जिस तरह सबसे बड़ी एक बात अभी होती है आपदा की, आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ गांव होते हैं, सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। ऐसे में कृषि को कैसे खड़ा रखा जाए, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, किसी भी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जनता के बीच में ये संदेश जाना कि सरकार उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के प्रति दोस्ताना है। तो पहले तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये था कि जनता को एक संदेश जाए, किसानों को एक संदेश जाए कि सरकार किसानों के प्रति फ्रेंडली है, दोस्ताना है, ताकि उन्हें सबसे पहले उनका विश्वास सरकार पर बन सके। और मुझे खुशी है कि हमने इन 3 सालों के अंतर्गत 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स अपने विभाग में किए और इस संदेश को हम देने में सफल हुए कि सरकार किसानों के प्रति दोस्ताना है। जिसका आपने देखा 17 वर्षों में इस राज्य में 15% एग्रीकल्चर लैंड की कमी आई थी, उसके बावजूद 18, 19 और 19-20 में हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर राज्य में रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिस कारण दोनों ही वर्षों में हमें पूरे देश के अंदर कृषि कर्मणा पुरस्कार से नवाजा गया और 6 करोड़ रुपया हमें वो मिला। और मैं आपको उस पुरस्कार से जुड़ी हुई एक चीज़ बताता हूँ कि उस पुरस्कार को मिलने के बाद उस पुरस्कार में हमने निर्णय लिया कि उस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया हमने अपने विभाग के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए एफडी करने का निर्णय लिया। 1 करोड़ रुपया राज्य के प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हर जनपद में हर वर्ष 2 किसानों को अवार्ड करने का निर्णय लिया। और इसके अलावा 3 करोड़ रुपया गरीब किसान, छोटे और मंझले किसानों के बच्चों को अगर वो प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनको स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया। तो ये एक संदेश ये भी था कि जो हमें अवार्ड मिला, उस अवार्ड से हम किसानों को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हीं को अवार्ड करने का निर्णय लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, तो भाई ऐसी परिस्थितियाँ भी बनी कि जब हमारी सरकार ने यहाँ पर काम करना प्रारंभ किया तो ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प के साथ डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर के कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया और तमाम नई योजनाएं प्रारंभ की। मैं भारत सरकार का भी आभारी हूं कि हमारे सरकार के प्रयासों के कारण हमें शुरुआत के 2-3 वर्षों में योजनाओं में इतना बजट मिला जो राज्य निर्माण के 17 वर्षों में नहीं मिल पाया था। मसलन जब मैं मंत्री बना तो एक परंपरागत कृषि विकास योजना हमारी सरकार की, भारत सरकार के द्वारा शुरू की जा रही थी, जिसमें विगत सरकार के द्वारा 500 क्लस्टर्स की डिमांड रखी गई थी। मैंने जब रिव्यू मीटिंग ली तो मैंने 500 को 15,000 क्लस्टर्स में बदला और मुझे खुशी है कि जो 500 क्लस्टर्स जो पिछली सरकार डिमांड कर रही थी, हमने 15,000 क्लस्टर्स मांगे और हमें 15,000 क्लस्टर्स की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। और हम वर्तमान में जो पिछले साल 4,000 क्लस्टर्स हमें उनका पैसा आया था उस पर काम कर रहे हैं। इस वर्ष हम फिर 50,000 हेक्टेयर ज़मीन हमें और दी गई है ताकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके साथ साथ एक भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कृषिकरण के लिए, तो उसमें डिमांड 50
हम लोग यहाँ पर विगत सरकार के द्वारा 50 फार्मर्स मशीन बैंक की डिमांड की गई थी। हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि इस राज्य में 670 न्याय पंचायतें, क्यों ना हम हर न्याय पंचायत को फार्मर्स मशीन बैंक से जोड़ सके। और हमने 670 की डिमांड की और मेरा एक सपना था कि 5 वर्षों में हम अपनी हर न्याय पंचायत तक फार्मर्स मशीन बैंक पहुंचा दें। पर मुझे खुशी है कि 3 वर्षों में ही हमने 1156 फार्मर्स बैंक मशीन बैंक अपने राज्य में स्थापित कर दी है और वर्तमान में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब हम 670 के संकल्प के साथ चले थे, संभव तो हम 5 वर्षों में 3000 से ज़्यादा फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित करेंगे, जिसमें हम 80% सब्सिडी किसान को दे रहे हैं। क्योंकि आज उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि नए नए जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आए हैं उनको आपको रोकते हुए पूछ रहा हूं कि जो आपने पिछली बार भी एक बात बोली थी जी सुबोध भाई, पिछली बार भी आपने एक बात बोली थी कि जो छोटे और मझले किसान हैं वो आपकी प्राथमिकता है। तो छोटे और मझले किसानों को लेकर आपकी रणनीति क्या है और उसके लिए आपके द्वारा एक शब्द आपका बहुत अच्छा उस टाइम भी आप बोलते थे और शायद आज उस पर काम भी कर रहे होंगे कि जो पैसा जाता है वो उस जगह तक सही नहीं पहुंच पाता, कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं उसको खत्म करना होगा। तो उस पर कितना आगे आप बढ़े? जी देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, देखिए अगर आप बांटेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, तो इसमें आपको 3 स्टेज मिलेंगी। ये बैकवर्ड लिंकेज टू फॉरवर्ड लिंकेज। उसकी प्री हार्वेस्ट उसको क्या सुविधाएं दी जानी है, पोस्ट हार्वेस्ट क्या सुविधाएं दी जानी है, और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था। इन 3 में अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो मैं समझता हूँ किसान की आय को आप बढ़ाने में सफल होंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम पहला राज्य हैं देश का जिन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म किया। क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ कि जो मंडुआ बाजार में, मैं स्वयं मंडुआ लेता हूँ, खाता हूँ जाड़ों के समय में, मैं बाजार से मंडुआ 65 रुपये आटा खरीदता था। और जब मुझे मालूम हुआ कि किसान का मंडुआ आड़तियों के द्वारा 11 रुपये किलो खरीदा जा रहा है, तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें मंडी परिषद में एक कॉर्पस फंड हमने बनाया और कॉर्पस फंड के माध्यम से ये तय किया कि मंडी परिषद किसान के उत्पाद को डायरेक्ट खरीदेगी और उसकी मार्केटिंग करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी किसान को दे दिया जाएगा। ये निर्णय लिया ही था, लागू नहीं हो पाया था कि जो आड़ती 11 रुपए किलो मंडुआ खरीद रहा था वो 28 रुपए खरीदने लगा, जो चौलाई वो 34 रुपए खरीद रहा था वो 60 रुपए खरीदने लगा। तो आज आवश्यकता ये कि किसान को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जाए कि उसका बिचौलिए खत्म हो और ग्राहक, खरीदार और किसान के बीच में ही अगर दोनों को फायदा मिले तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था, इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस थी। हमारा राज्य पूरे देश में अकेला राज्य है जिसने सेब की फसल में जो हमारा ये ओलावृष्टि होती है इसको शामिल किया है। पूरे देश में कहीं ये शामिल नहीं है इंश्योरेंस में। उसके अलावा हम इंश्योरेंस में हमारे यहाँ एक डिस्पैरिटी थी। आपदा राज्य, आपने कहा आपदा राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र में अगर नुकसान हो गया किसान का तो उसके लिए जो मानक था वो तहसील था और मैदानी क्षेत्रों में मानक जो था वो न्याय पंचायत था। अब पहाड़ की तहसीलें इतनी बड़ी हैं कि अगर 10 गांवों में पूरी फसल समाप्त भी हो जाए उसके बावजूद एवरेज में 30% नहीं हो पाता था, जिस कारण किसान को इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने अभी, मुझे मालूम हुआ एक नया मैकेनिज्म हरियाणा ने लागू किया था इंश्योरेंस स्कीम को आउटसोर्स करने का, कि ताकि क्रॉप कटिंग डाटा आउटसोर्स हो जाए। हमने उस पर काम किया, पहली बार बजट प्राविधान भी कराया, लेकिन फिर उसमें कुछ व्यवहारिक दृष्टि का कमियां हमें दिखाई दी कि हमारे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर्याप्त हम पे मैन पावर है। विगत साल हमने निर्णय लिया था कि हम दोनों ये डिस्पैरिटी खत्म करके पहाड़ और मैदान दोनों जगह न्याय पंचायत कर देंगे, पर 1000 मैन पावर भरने की हमारे यहाँ आर्थिक संसाधनों की कमी कारण हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस कारण इस पे लागू किया। लेकिन अब इसका भी हमने एक दूसरा रास्ता निकाला है कि अब हम जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें हम वेदर स्टेशन लगा रहे हैं, ताकि वेदर स्टेशन के माध्यम से हम किसान को नुकसान का आकलन करके उसको नजदीक से नजदीक इकाई का फायदा दे सके। हम न्याय पंचायत स्तर पर वेदर स्टेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में हम क्रॉप कटिंग डाटा को आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि मैदानी क्षेत्रों में क्रॉप कटिंग डाटा उपलब्ध होने के बाद वहां पर हम न्यूनतम इकाई को ग्राम पंचायत कर देंगे और पर्वतीय क्षेत्र में न्याय पंचायत कर देंगे, ताकि किसान को अगर कभी नुकसान हुआ तो उसके नुकसान का उसको मुआवजा मिल सके। तीसरा, हमने मंडी परिषद से भी प्राविधान किया है कि अगर किसान का नुकसान होता है तो मंडी परिषद के माध्यम से भी 20,000 रुपया पर एकड़ हमने किसान को देने का एक प्राविधान किया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 92% किसान
स्मॉल और मार्जिनल किसान है, लघु और छोटा किसान 92% है, और 92% के ही आसपास हमारे यहाँ जो जमीन है वो रेनफेड एरिया है, वर्षा पे आधारित हमारे यहाँ खेती है। हम लोग वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दे पाते, तो उस स्थिति में किस तरह हम उन लोगों को पानी की कमी दूर कर सके, हमने लार्ज स्केल पर जो है वर्षा आधारित टैंक्स बनाने का काम किया ताकि किसान के पानी उपलब्ध हो। इसके अलावा सब्सिडीज बढ़ा करके तमाम चीज़ों में हमने 75% की है कि ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको अवस्थापना सुविधाएं उसको प्राप्त हो सके, उसकी फसल क्रॉप खराब ना हो। इसके लिए हम लार्ज स्केल पर कलेक्शन सेंटर्स और कोल्ड रूम्स पे इस पर काम कर रहे हैं कि ताकि इनके माध्यम से हम किसान की फसल को एक प्रोटेक्शन दे सकें, उसको उच्च कोटि का बीज मिले। इसके लिए हम पहला राज्य हैं देश का जिन्होंने बाकायदा शासनादेश जारी करके कहा था कि जो किसान को दिया जाने वाला बीज है वो टीडीसी या पंतनगर विश्वविद्यालय या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से खरीदा जाएगा। खुले बाजार से बीज को हमने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और किसान के पास क्वालिटी सीड पहुंच सके। इसके साथ मैंने आपसे कहा कि इतने रिफॉर्म्स किए जिससे कि किसान को हम ये संदेश देने में सफल हुए हैं। एक हमने कई योजनाएं प्रारंभ की, आप लगा लीजिए वित्त विभाग की सहमति लेना और नए हेड खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई योजनाएं हमने प्रारंभ की। एक बहुत ही मेरी महत्वाकांक्षी योजना थी जो मैं अमेरिका में जाकर के हम लोगों ने उसको बनाने का काम किया था, मैं उसको 2 साल से अब जाकर के लागू करा पाया। उसका नाम है इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, IMA विलेज, जिसके माध्यम से हम किसान को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दोनों के माध्यम से उसकी आय को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर इस राज्य के हर ब्लॉक में हम एक गांव को ले रहे हैं जिसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे। 10 लाख रुपए का हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से उसको इनपुट देने का काम किया। एलाइड सेक्टर के लिए हमने 15 लाख रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड उन्हें दिया है। उस रिवॉल्विंग फंड में गांव के लोग तय करेंगे कि हम किस चीज, गोटरी पे जाएं, हम पोल्ट्री पे जाएं, हम फिशरीज पे जाएं, हम डेयरी पे जाएं, ये गांव के लोगों की समिति तय करेगी और उस रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से वो व्यापार प्रारंभ करेंगे। और मेरा अपना अनुमान है कि अगर लोग इस कंसेप्ट को अगर ढंग से उन्होंने काम किया तो हम जो 15 लाख हम रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं वो एक ही साल में जाके दुगना हो जाएगा और किसान की आय भी निश्चित रूप से दुगना क्या मुझे लगता है इस कंसेप्ट पे 3 गुना हो जाएगी। हमने आपने कहा कि तमाम जो MSP को लेकर के हम लोगों ने एक्सरसाइज की। हिमाचल से हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हिमाचल में ग्रेड C के दाम करीबन 8 रुपए केजी तय हुए हैं। हमने इस राज्य में किसानों को नुकसान न हो इसके लिए उसके दाम 9 रुपए कर दिए, हिमाचल से 1 रुपए बढ़ाया है। कई वर्षों से नाशपाती के दाम लगातार एक ही दाम चले आ रहे थे, उसको बढ़ाने का काम किया। मैंने आपसे कहा कि इस समय हमारी सोच ये है कि किसान के हितों की रक्षा किस तरह की जाए, किस तरह से उसके उत्पाद को उचित मूल्य मिल पाए। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई-नैम, बिल्कुल वो तो आपकी हमेशा सूरज भाई चिंता रहती है कि कैसे किसान का हित देखा जाए। लेकिन अगर सुबोध भाई हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक और आपका विषय रहा है बागवानी, और बागवानी में भी जिस तरह हमारे यहाँ एक ही जगह एक ही सेक्टर में, जैसे उत्तरकाशी अगर हम देखें तो वो सेब के लिए है, ऐसी अलग अलग अगर सेक्टर की, जैसे आप उस दिन बता रहे थे जब हम आपके साथ बैठे तो आपने बोला था कि मैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चाहता हूं कि बागवानी हो। तो उसे लेकर बागवानी को लेकर नई, क्योंकि कृषि की आपने बताई, बागवानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां पे सेब भी हो सकता है, वहां आड़ू भी होता है, वहां नाशपाती भी होती है। उसके लेकर क्या अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं और उनके लिए भी क्या कोई सब्सिडी ऐसी लेके आए हैं आप जो उन लोगों को भी, क्योंकि वो भी एक आपका बड़ा अहम सेक्टर है। नहीं मैंने प्रवीण जी जो भी बातें की मैंने, क्योंकि मैं कृषि और उद्यान मंत्री दोनों ही विभाग मेरे पास हैं, मैं दोनों विभागों की इंटीग्रेटेड ही बात आपको कर रहा था। उद्यान, मैंने आपसे कहा ना, हमारे यहाँ पर्वतीय राज्य में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसीलिए हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर और मिलिट्स, ये आपका मंडुआ हो गया, सांवा हो गया, चौलाई हो गया, इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और मैदानी क्षेत्रों पे तो हम पे ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, जैसे आप मालूम है चावल है, गेहूं है, गन्ना है। तो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा समस्याएं हैं, मैदानी क्षेत्र में तो हमारे पास ऊधम सिंह और हरिद्वार 2 ऐसे जनपद है जो भारत के किसी भी जनपद का मुकाबला कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो इसी हमारा बड़ा, हमने इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट की एक नई योजना शुरू की है इस राज्य में, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना,
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर हमने राज्य कृषि विकास योजना प्रारंभ की है। हम जायका के माध्यम से हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे हम लोग तकरीबन अंतिम स्थिति में है कि वो तकरीबन 400 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद उससे अवस्थापना सुविधाएं हम राज्य में लोगों के हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देंगे। आपने देखा इस राज्य में हमारी सरकार बनी थी, हमारा सेब जो है हम लोग राज्य में अच्छे सेब के उत्पादन की संभावना है, पर सेब के उत्पादकों को कुल 24,000 बॉक्सेज हम उपलब्ध कराते थे और वो भी निम्न क्वालिटी के। आज मुझे खुशी है कि हिमाचल से बेहतर क्वालिटी के और जितनी डिमांड है, इस वर्ष 3 लाख की डिमांड के अगेंस्ट हमने 3 लाख बॉक्सेज हम लोगों को दे रहे हैं और बॉक्स की क्वालिटी हिमाचल से बेहतर है। पहली बार आज दूसरी बार आज दिख रहा है कि उत्तराखंड का सेब उत्तराखंड के बॉक्सेज में बाजार में जा रहा है। हमने आपसे कहा कि जो मैंने आपसे कहा था एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है, डिफरेंट वैलीज को अलग अलग चीज़ों की स्पेशल वैलीज के रूप में इस्टेब्लिश करना। जैसे मैंने आपसे कहा मेरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जो है उस पर अदरक और आपका हल्दी की काफ़ी संभावना है, तो उस वैली उसको हम मसाला वैली के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ही जहाँ ड्राई जगह है जहाँ पे दलहन उत्पादन हो सकता है उनको हम पल्स वैली के रूप में करना चाहते हैं। और मैं आपको उत्तरकाशी जनपद की टोपोग्राफी बताऊंगा। अगर आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में 3 तरह की परिस्थितियां हैं, एक फुट हिल्स है, एक मिडिल हिमालयज है और एक अपर हिमालयज है। तो उत्तरकाशी के अपर हिमालयज में जहाँ सेब की संभावनाएं हैं, वहाँ मिडिल हिमालयज में रेड राइस लाल चावल जिसका बड़ा मेडिसिनल यूज होता है उसकी बहुत संभावना है। और लोअर उस पर अगर आप जाएंगे तो उसमें वेजिटेबल की बड़ी संभावना है। तो हमने आप पहला राज्य है देश का जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए एक शासनादेश जारी किया है जिसमें 40% पैसा जिला योजनाओं का अनिवार्य कर दिया गया है कृषि और उद्यान पे खर्चा करने के लिए। और इसके माध्यम से हम पॉली हाउसेज की एक बाढ़ प्रदेश में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ज़्यादातर सब्जियां दूसरे राज्यों से आती हैं। तो इस बार हमने संकल्प लिया है कि हम इस राज्य को सब्जी के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाएंगे और हम 90% सब्सिडी पे समूहों के माध्यम से, किसी इंडिविजुअल के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने को किनारे करते हुए सामूहिक तौर पर समूह के माध्यम से हम 90% सब्सिडी के माध्यम से पॉली हाउसेज को यहाँ पर इस समय बनाने जा रहे हैं ताकि सब्जी और फूलों के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बन सके। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अभी हमने एक निर्णय और लिया हाल में ही, हमारे यहाँ परंपरागत पेड़ आज तक हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और क्योंकि आज आप देख रहे हैं नई तकनीक के साथ हाई डेंसिटी तमाम जगह के हमारे प्लांटिंग मटेरियल आए हैं जिसपे उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है और किसान को इससे फायदा ये मिलेगा जितना उत्पादन हम पुराने 1000 पेड़ों में कर रहे हैं उतना हाई डेंसिटी के हम 100 पेड़ों में उत्पादन कर सकते हैं। उससे एक तो किसान को जमीन बचेगी, जो 1000 पेड़ के लिए वो मेहनत करता है और 1000 पेड़ में जो जमीन उसकी कवर होती है वो भी कम होगी। तो ये निर्णय भी हमने ले लिया है कि अब हम किसानों को जो परंपरागत पुराने पेड़ जो उपलब्ध कराते हैं उसको बंद करके और हम नए जो हमारी जो हाई वैरायटीज हैं उनके पौध उपलब्ध कराएं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स तो कम हो जाएंगे लेकिन उसकी जमीन भी बची और उसकी मेहनत भी बचेगी और उत्पादकता तकरीबन एट पार होगी। उसको हम बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में लाकर ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। हमने मिलेट्स मिशन पे काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि इतने ज्यादा निर्णय हम लोगों ने लिए कि अगर मैं आपसे बताना शुरू करूं तो मैं समझता हूं 2 दिन लग जाएंगे। जी बिल्कुल 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर हम सबसे एक महत्वपूर्ण एक बात, और जब चर्चा होती है आप हमेशा एक चीज बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो काम अभी होना बाकी है जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि अगर छोटे सेक्टर में ये एक और उपलब्धि हो जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारी चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर भी क्या कोई योजना, क्या किसी चीज पे आपका कार्य चल रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो उधम सिंह नगर हमारे राज्य में हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जिलों में से एक है प्रोसेसिंग सेक्टर में। हमने उपलब्धि ये की क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर का जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में कहीं भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी। मुझे खुशी है कि इस राज्य की पहली पर्वतीय क्षेत्र की प्रोसेसिंग यूनिट को मुझे अवसर मिला शुरुआत करने का। हम नौथा में अभी तकरीबन 26 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जिसपे 5 यूनिट आएंगी, जिसपे कम से कम मैं समझता हूँ 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा।
500 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो पूरा इलाका जो हमारा उत्तरकाशी जनपद का टिहरी का जौनपुर ब्लॉक है, इनमें इतना उत्पादन है हमारे ये वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, ये सब का सब खपाया जा सकता है उस प्रोसेसिंग यूनिट में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात आपने ये देखी कि भारत सरकार ने भी अभी प्रोसेसिंग को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो हमारे प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारे हैं इस समय ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 50%, लेकिन उसमें ये जरूर किया गया है कि एक उन्होंने एक मानक बनाए हैं कि 100 मैट्रिक टन उत्पादन अगर कोई करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह 500 मैट्रिक टन के लिए भंडारण के लिए भी उन्होंने सब्सिडी का किया है। तो भारत सरकार की योजनाओं को भी हम इसके साथ इंटीग्रेट करके इस चीज में इनके आर्थिक इनको बढ़ाना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जैसे इस बार जो है हमने करीबन 52 रुपए MSP के साथ हरसिल जो हमारा उत्तरकाशी जनपद है उसमें कोऑपरेटिव के माध्यम से 52 रुपए किलो ग्रेड A का सेब खरीद कर एक बहुत भारी काम किया है, जिसमें 1450 मैट्रिक टन सेब हम लोगों के द्वारा खरीदा गया है। और ये सब अल्ट्रा हाई डेंसिटी सेब है। तो हम लोग इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की भी हमें मदद मिल रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि बेहतर उसको दवाई मिले, बेहतर उसको खाद मिले, बेहतर बीज उपलब्ध हो। उसके बाद उसको जो मैकेनाइजेशन है वो उच्च कोटि का हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैकेनाइजेशन की सुविधाएं पहुँचे। फिर उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज हो और स्टोरेज के बाद मार्केट लिंकेज हो। और एक जो मैंने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, संभवतः पूरे देश में कहीं वो निर्णय नहीं है, अब हम लोगों ने ये किया कि जो हम समूहों के माध्यम से उत्पादन करवा रहे हैं क्लस्टर के कंसेप्ट पे, अब उन लोगों को मार्केट न ढूंढना पड़े, क्योंकि हमारे राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा राज्य एक पर्यटक राज्य भी है और धार्मिक पर्यटन और जो वीकेंड पर्यटन के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म, तमाम हमारे मेडिकल टूरिज्म हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं है। 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या वाले हमारे राज्य में 7 करोड़ टूरिस्ट प्रतिवर्ष आता है। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस 7 करोड़ टूरिस्ट को कैसे हम अपने उत्पाद से उसको उस तक ये उत्पाद पहुंचा सके। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम इस राज्य में 1300 ऑर्गेनिक आउटलेट्स बनाने जा रहे हैं। जिन 1300 ऑर्गेनिक आउटलेट्स के माध्यम से जहां एक ओर हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पाद को टूरिस्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि किसान के उत्पाद बर्बाद भी ना हो और उसके उत्पाद को अच्छा बेहतर मार्केट मिलकर, और जो इन यात्रियों के माध्यम से हमारे प्रदेश का ऑर्गेनिक उत्पाद है वो देश विदेश में एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश हो सके। इस पर हम इस समय बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब एक चूंकि समय की बाध्यता है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल कि अभी भी सुबोध उनियाल को ऐसा कौन सा वो एक सपना कहें या ऐसा कौन सी चुनौती अभी मानते हैं कि जो अभी बाकी है और जिसके काम होने के बाद उत्तराखंड वास्तव में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ा नाम कर देगा? अभी क्या ऐसा लगता है, कोई भी एक ऐसा कार्य जो आपको लगता है कि मैं अभी इस पे काम करूं तो ये बड़ी चुनौती है और जब ये इस चुनौती से पार पालूंगा तो वास्तव में किसान खुशहाल हो जाएगा? देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हम मूरी में भी एक CA स्टोर बनाने जा रहे हैं, झाला में हमने CA स्टोर बनाया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमारे कोल्ड चेन के जब हमारी सरकार बनी थी तो 6 कोल्ड चेन के यहाँ पर कुल प्रोजेक्ट्स थे। मुझे खुशी है कि 3 वर्षों में 6 को बढ़ा करके हमने 26 तक पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं किसानों को दी, लेकिन जो सबसे बड़ी मैंने आपसे कहा, एक तो सपना यह है कि सब्जी के क्षेत्र में उत्तराखंड स्वावलंबी बने। दूसरा ये है कि उत्तराखंड का जो सेब हमारा है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेब की टक्कर में भारत के मार्केट में इसकी डिमांड बढ़े। तीसरा सबसे बड़ी चीज ये है, जो हमारे यहाँ 1008 गांव घोस्ट विलेज डिक्लेयर हो गए, जो बिल्कुल बंजर पड़ गए हैं, पूरी तरह खाली हो गए हैं, उन गांवों को किस तरह आबाद करके, इसके लिए हम एरोमेटिक और हर्बल फार्मिंग पर एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कृषि को मनरेगा से जोड़कर किसान की आय को बढ़ाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन हम अपने किसान को इंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित कर देंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हमने राज्य के किसान को अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होने के एक आत्मविश्वास के साथ काम किया है, और उसी दिन लगेगा कि हम कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि मिलेगी।
जी बिल्कुल। तो अब ऐसा लगता है कि मंत्री जी हॉकी के खिलाड़ी ने या क्रिकेट के खिलाड़ी ने हॉकी थाम ली, मैदान पे विजय प्राप्ति की ओर बढ़ चले, या अभी भी कहीं क्रिकेट और हॉकी में द्वंद्व चल रहा है? कहना ठीक है, मैंने कहा था जी नहीं देखिए, मैंने कहा था कि जब शुरुआत में जब मंत्री बना, आपका कहना सही है, मैंने कहा था क्योंकि मैं अर्बन बैकग्राउंड से रहा हूँ, कभी भी रूरल बैकग्राउंड में नहीं रहा, मुझे कृषि की ABCD नहीं आती थी, लेकिन मैंने कहा था, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने कहा था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया। लेकिन देखिए, कोई आप क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, कोई भी गेम खेलें, हर गेम में सबसे बड़ी आवश्यकता कंसंट्रेशन अगर खिलाड़ी बढ़िया है, बिना तो सब चीज पे कंसंट्रेशन के पार आप पा हॉकी में जाएगा। बॉल को नहीं रोक सकते, गोल नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन अगर आपके अंदर है, तो कंसंट्रेशन हॉकी हो या क्रिकेट, अगर कंसंट्रेशन यह है कि ज्यादा मेहनत, क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी में डालोगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मैंने जो अगर डिफेंस में खिलाया तो वहाँ भी सक्सेसफुल हुआ, अगर सेंटर फॉरवर्ड के रूप में मुझे जगह दी तो वहाँ भी मुझे सफलता मिली। और इसका श्रेय मैं पूरे विभाग के अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी देता हूँ, जिन्होंने मेरी काम करने की मनोवृत्ति को पहचानते हुए कहीं ना कहीं अपने जो उनके अंदर छुपा है उसका कुछ बाहर निकालने का प्रयास किया। जो 17 सालों से उन्होंने FD की हुई थी, उस FD को तोड़वा करके कहीं ना कहीं वो खेतों तक पहुंचे, इसके लिए मैं उनको भी कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के लोकप्रिय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, और हमेशा हम ऐसे ही आपके बीच में, आपके जो मंत्री हैं, जो वास्तव में कार्य करते हैं और बातें आप तक नहीं पहुंच पाती, हम सीधे आपको उनसे जोड़ेंगे। हर रोज कोई ना कोई आपके बीच रहेगा और बताएगा कि वास्तविकता क्या है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।